और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, घड़ी घड़ी घमासान का रुख करें। बिल्कुल, 23 जून को पटना में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक से पहले फिर एक बार सियासी पारा चढ़ने लगा है। समाजवादी पार्टी ने पार्टी की बड़ी बैठक बुलाई। समाजवादी पार्टी के दफ्तर में होने वाली बैठक में अखिलेश यादव ने सपा के सभी लोकसभा प्रभारियों को बुलाया है। लगातार हार का कलंक झेल रही समाजवादी पार्टी के लिए 2024 का चुनाव करो या मरो जैसा है। समाजवादी पार्टी ने जिला अध्यक्षों के साथ बैठक कर ली है और अब बारी है लोकसभा प्रभारियों की। समाजवादी पार्टी का अगला प्रशिक्षण शिविर 23 जून यानी पटना में विपक्ष की बैठक के बाद होगा। समाजवादी पार्टी ने 24 जून को अगला प्रशिक्षण शिविर कराने की तैयारी कर ली है। सपा का अगला प्रशिक्षण शिविर हरदोई में हो सकता है। 2 दिनों के प्रशिक्षण शिविर के समापन सत्र में अखिलेश यादव का संबोधन होगा और फिर अखिलेश यादव रथ यात्रा कर जनता से जनसंपर्क करेंगे। इससे पहले सपा प्रमुख ने सीतापुर में यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से सभी 80 सीटें जीतने का दावा किया था, जिसे भाजपा ने शताब्दी का सबसे बड़ा मजाक करार दिया। अखिलेश यादव का यह बयान 21वीं शताब्दी का लफाजी का सबसे बड़ा बयान है। एक जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा दिया गया गैर जिम्मेदार बयान। दिस इज द जोक ऑफ द सेंचुरी। यूपी में मजबूती से सामने खड़ी भाजपा से पार पाने के लिए समाजवादी पार्टी अब उसके मजबूत किलों की कमजोर कड़ियों की तलाश में जुट गई है। खबर है कि सपा भाजपा और सहयोगियों के कब्जे वाली संसदीय क्षेत्रों के लिए अलग अलग ब्लूप्रिंट तैयार करवा रही है। उन सीटों पर सपा की योजना है कि उसके कार्यकर्ता भाजपा और उसके सांसद की नाकामियों का हिसाब किताब जनता के बीच ले जाएंगे। इसके साथ ही कार्यकर्ता सियासी तौर पर सपा के लिए जीत की संभावनाओं का भी पता लगाएंगे। मायावती ने साफ कर दिया कि वो लोकसभा चुनाव में अकेले ही मैदान में उतरेगी, लेकिन मायावती के एक सांसद इन दिनों पार्टी लाइन से अलग विपक्षी एकता वाले सुर में ला रहे। लगातार चुनाव हारने के बाद बसपा अब नए फॉर्मूले पर काम कर रही है। हाथी की चाल और सियासी रणनीति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पार्टी अभी से लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों को चुनने के लिए मंथन कर रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सभी मंडलों में मजबूत प्रत्याशियों का पैनल बनाने के निर्देश दिए हैं, जिसके लिए हर मंडल में 4 से 5 प्रत्याशियों का पैनल बनाया जाएगा। जिला और मंडल कमेटी प्रत्याशियों का पैनल बनाएगी। प्रत्याशियों के नाम पर अंतिम मोहर बसपा अध्यक्ष मायावती लगाएंगी। इसके अलावा 2024 को ध्यान में रखते हुए पार्टी प्रभारियों को रोजाना बैठक करने के निर्देश दिए गए हैं। पार्टी नेताओं का मानना है कि भाजपा को मात देने के लिए पुख्ता तैयारी जरूरी है। देश के नक्शे पर तानाशाही और तरह तरह के ऐसे बदलाव आप देख लेंगे कि फिर शायद मेरा तो ख्याल है कि प्रजातंत्र ही नहीं रहेगा, एक डिक्टेटरशिप हो जाएगी। 2024 की चुनावी चुनौतियों को देखते हुए मायावती अभी से बिसात बिछा रही हैं। संगठन की मजबूती के साथ साथ सोशल इंजीनियरिंग पर बसपा का जोर है। नगर निकाय चुनाव में बुरी तरह फेल रहने के बाद कांग्रेस ने खुद अपनी ही पार्टी में अनुशासनिक कार्रवाई शुरू कर दी। इसकी शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने कानपुर से कर दी है। पार्टी ने हार का ठीकरा भीतरघात करने वालों पर फोड़ दिया है। पिछले चुनाव से भी बदतर प्रदर्शन करने वाली कांग्रेस ने विश्वासघात करने वाले कार्यकर्ताओं को नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। कांग्रेस पार्टी की कानपुर जिला इकाई ने अनुशासन समिति गठित करते हुए उन चेहरों की पहचान का काम शुरू कर दिया है, जिन्होंने पार्टी के घोषित उम्मीदवारों को पार्टी में रहते हुए हराने का काम किया। उन्होंने ही इस भीतरघात को ऐलानिया चैलेंज किया, पार्टी विरोधी काम किया, खुलेआम मंचों पर गए विद्रोही प्रत्याशियों को, निर्दलीय प्रत्याशियों को तमाम जगह लड़ाया। उससे क्या हुआ, हमारा वार्ड प्रत्याशी भी हारा और साथ ही हमारे मेयर के चुनाव में भी उसका बड़ा असर हुआ। कांग्रेस की दशा सिर्फ कानपुर में नहीं है। कांग्रेस शहरों में नीलबटे सन्नाटा रही है। मेयर सीट पर पार्टी का खाता भी नहीं खुला, जबकि नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष में पार्टी को करारी मात खानी पड़ी। नगर निकाय चुनावों की 17 मेयर सीटों में से कांग्रेस का एक भी प्रत्याशी जीत नहीं सका। नगर पालिका चेयरमैन की कुल 199 सीटों में से कांग्रेस ने मात्र 4 सीटें जीती। नगर पंचायत अध्यक्ष की 544 सीटों में से भी कांग्रेस ने 14 में ही जीत हासिल की। निकाय चुनाव के पिच पर कांग्रेस के बल्लेबाज आंखें नहीं जमा सके। रही सही कसर टिकटों के बंटवारे के दौरान अंतरकलह ने पूरी कर दी है, जिसे पार्टी के बड़े भी भांप नहीं सके। लोकसभा में यूपी की 80 में से 80 सीटों पर महाविजय के लिए भाजपा न सिर्फ महाजनसंपर्क अभियान चला रही है, बल्कि टिफिन बैठक के जरिए कार्यकर्ताओं से संपर्क भी साध रही है। लखनऊ में अवध क्षेत्र की टिफिन बैठक हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी हिस्सा लिया और अखिलेश यादव पर हमला बोला। समाजवादी पार्टी कंफ्यूज है और प्रदेश की जनता जानती है कि वो हमारे मुद्दों से ध्यान हटकाने के लिए ये सब इस तरह का प्रपंच कर रहे हैं। बैठक में यूपी भाजपा अध्यक्ष ने अपने संगठन में बदलाव करने के संकेत भी दिए। संगठन का कार्यकाल 2024 जून तक है। कुछ लोग काम करने में असहज है, कोई अलग अलग परिस्थितियां हैं, तो उन परिस्थितियों के हिसाब से आंशिक पुनर्गठन की बात आई है।
पार्टी देश भर में विधानसभा स्तर पर कुल 4000 टिफिन बैठक करने वाली है। 3 घंटे की इन बैठकों में 1 घंटे मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों पर बात होगी। बैठक का 1 घंटा कार्यकर्ताओं से अलग अलग मसलों पर चर्चा के लिए रखा गया है। भाजपा के महाजनसंपर्क अभियान के तहत पार्टी के सीनियर नेताओं के प्रवास का कार्यक्रम भी रखा गया है। 27 जून को श्रावस्ती में जेपी नड्डा महासंपर्क अभियान में शामिल होंगे। 29 जून को बिजनौर में अमित शाह बड़ी जनसभा करने वाले हैं। भाजपा ने इस महाजनसंपर्क अभियान में सभी नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक की जिम्मेदारी तय की है। पार्टी ने अपने करीब 16 लाख कार्यकर्ताओं को खासकर इस अभियान के लिए फील्ड पर उतारा है। भाजपा के मुताबिक ये अब तक का सबसे बड़ा जनसंपर्क अभियान है। एक के बाद एक सामने आ रहे लव जिहाद के कई मामलों के बाद 15 जून को पुरोला में महापंचायत बुलाए जाने के ऐलान के बाद पहाड़ों में माहौल गर्मा गया है। उत्तरकाशी के हिंदू संगठनों ने उत्तरकाशी में 15 जून को एक बड़ी महापंचायत बुलाने का ऐलान कर दिया है, जिसका मुद्दा होगा उत्तराखंड के अलग अलग जिलों से लगातार सामने आ रहे लव जिहाद के मामले। 1 महीने में लव जिहाद के 13 मामले सामने आए हैं, जबकि 5 महीनों में ऐसे 48 मामले सामने आ चुके हैं। पिछले साल उत्तराखंड में लव जिहाद के 78 मामले थे, लेकिन पुरोला की घटना के बाद अब लोग लव जिहाद के खिलाफ सड़कों पर आ गए हैं। पुरोला की घटना में हम लोग देख रहे थे कि जब ये लोग खड़े नहीं हुए तो वहाँ के स्थानीय लोग इस बात पे उनके खिलाफ खड़े हुए हैं कि इतने समय से ये लोग यहाँ व्यापार कर रहे हैं, सारा व्यापार हम लोगों की वजह से होता है। इसी को लेकर उत्तरकाशी के पुरोला में 15 जून को हिंदू संगठनों ने महापंचायत करने का ऐलान कर दिया, जिनका आरोप है कि हमेशा साथ रहने के बावजूद लव जिहाद के मुद्दे पर पुरोला में समुदाय विशेष का रुख उल्टा है। उन्होंने एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को और वहाँ के उप जिला अधिकारी के माध्यम से दिया और ये हुआ कि व्यापार मंडल ने सबको आह्वान किया कि सभी व्यापारी इस घटना के खिलाफ हम लोग ज्ञापन देंगे। फिलहाल उत्तरकाशी जिले के पुरोला में समुदाय विशेष को दुकानें और घर खाली करके जाने के लिए लगाए गए पोस्टर से इलाके में तनाव है। 15 जून को उत्तरकाशी में हिंदू संगठनों की महापंचायत के ऐलान के बाद अब मुस्लिम समाज ने भी 18 जून को महापंचायत का मोर्चा खोल दिया। मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों ने उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में महापंचायत करने का ऐलान किया, जो पुरोला में होने वाले हिंदू संगठनों की महापंचायत के जवाब में होगी। मुस्लिम समाज की तरफ से बताया जा रहा है कि ये महापंचायत गांधी रोड पर पुराने बस स्टैंड के पास होगी। इस महापंचायत में मुस्लिमों के पलायन और उत्पीड़न के मुद्दे को उठाया जाएगा। इस महापंचायत में देहरादून, विकास नगर, हरिद्वार, रुड़की, हल्द्वानी, उधम सिंह नगर के लोग हिस्सा ले पाएंगे। लेकिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कर दिया है कि किसी को भी कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। हमने सभी से कहा है कि कानून व्यवस्था को कोई भी अपने हाथ में न ले, और अलबत्ता ये जरूर है कि उत्तराखंड के अंदर जो जनसंख्या का परिवर्तन हो रहा है, डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, या जिनके कारण से यहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो रही है, उस पर हमने पुलिस को भी और प्रशासन को भी सभी को कहा है सख्ती से काम लें। इसी बीच उत्तराखंड में महापंचायतों के मुद्दे में हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी कूद पड़े हैं, जिन्होंने हिंदू संगठनों के महापंचायत के आयोजन पर रोक लगाने की मांग कर दी। ओवैसी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि 15 जून को होने वाली महापंचायत पर तुरंत रोक लगाई जाए, वहां रह रहे लोगों को सुरक्षा प्रदान की जाए, वहां से पलायन कर गए लोगों को वापस बुलाने का इंतजाम किया जाए। भाजपा सरकार का काम है कि गुनाहगारों को जेल भेजे और जल्द अमन कायम करे। सर्द वादियों वाली उत्तराखंड की राजनीति इस वक्त पूरी तरह से गर्म है। वजह है पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का एक बयान। हाथों में तख्तियां लेकर हंगामा कर रहे ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के आवास का घेराव किया। नारेबाजी करते हुए यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता बैरिकेड्स पर चढ़ गए। हालांकि पुलिस ने उन्हें आगे नहीं जाने दिया। कांग्रेस ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को पार्टी से निष्कासित करने की मांग की है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारों का महिमामंडन करने का काम कर रहे हैं। महात्मा गांधी की शहादत को, उनके योगदान को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। हम इसके कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। कांग्रेस के विरोध के बीच त्रिवेंद्र रावत अपने बयान पर कायम है। इतना ही नहीं, त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि कांग्रेस खुद ही महात्मा गांधी की हत्यारी है। दर्द वर्द कुछ नहीं उनके पेट में, वो केवल स्वांग कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं दर्द का, क्योंकि गांधी के असली हत्यारे अगर कोई है तो कांग्रेस है। दरअसल उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बुधवार को महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को लेकर एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने गोडसे को देशभक्त करार दिया। इतना ही नहीं, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राहुल गांधी के सरनेम को लेकर भी टिप्पणी की थी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।